हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें फोकस पे फोकस किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस का फुल फॉर्म फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। मतलब लेट्स से कि ये आपका गोल है, आपको यहाँ पे पहुँचना है। आप इसे तब तक फोकस करिए, तब तक इस पे ध्यान देते रहिए जहाँ पे कुछ गलतियाँ कर रहे हैं आप, फेलियर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको अपना गोल अचीव करने में, लेकिन आप तब भी डटे रहिए। वहाँ पे एक अपना परसिवरेंस है, उसे बनाए रखिए और अल्टीमेटली आपको देखने को मिलेगा एक दिन आप उस गोल पे ज़रूर पहुँच पाएंगे, ज़रूर अचीव कर लेंगे वो गोल जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। तो और इट्स ऑल अबाउट फोकस। दोस्तों, ये था आज का मोटिवेशनल कोट। चलता हूँ पहली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है कोरोना वायरस। आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर इस समय टोटल 1,49,1,24,246 पॉजिटिव केसेस निकल के आ चुके हैं। इसमें से आप देखेंगे 89,58,752 केसेस पूरी तरीके रिकवर हो गए हैं। और जो सबसे दुख भरी खबर वो ये कि 6,15,030 लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। उसी तरीके आप देखेंगे अगर टॉप पे यूएसए बना हुआ है 39 लाख केसेस के साथ में, दूसरे पे ब्राज़ील, तीसरे पे इंडिया, चौथे पे रशिया, पांचवे पे साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज़ हैं। यहाँ पे अगर इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया में लगभग इस समय 11,71,446 केस टोटल पॉजिटिव निकल के आ चुके हैं, जिसमें से 7,37,808 लोग पूरी तरीके रिकवर हो गए हैं और 28,488 लोग पूरी, आप देख सकते हैं, कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं इंडिया के अंदर। तो आप देख सकते हैं दिन पर दिन जो हमारे देश में जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। लगभग इस समय 35 से 40 हज़ार के बीच में पर डे केसेस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है रेज। रेज एक इनिशिएटिव है जिसमें रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनर्स टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। दोस्तों, ये एक नेशनल प्रोग्राम है जिससे कि जो आप देखेंगे जो बैड एयर क्वालिटी है वर्क प्लेसेस जहाँ पे आप काम करते हैं या फिर जहाँ जिस भी जगह पे आप रह रहे हैं उस पूरे एरिया को कैसे एक क्लीन एनवायरनमेंट बनाया जा सके, वहाँ पे ग्रीनर एनवायरनमेंट बनाया जा सके, हेल्दियर एनवायरनमेंट बनाया जा सके। ये सारी चीज़ों पे काम किया जाएगा। जो इंडोर एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। जो ऑक्यूपेंट कंफर्ट है, जैसे कि आप देखेंगे नॉर्मली आप घर पे जब रहते हैं तो आपको जो अपने रूम में जो क्वालिटी एयर मिलती है वो उसे साफ करने की बात की जा रही है कि जैसे जो भी आप जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ पे जो कोरोना वायरस के एरोसोल्स हैं वो कहीं ना आए, तो उसे कैसे साफ रखा जाए उस पे पूरे एरिया को, इस बारे में एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मेंटेन इंडोर गुड क्वालिटी एयर टू रिड्यूस इल इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19। ये प्रोग्राम बेसिकली EESL यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा और USAID यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और मैत्री मार्केट इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम फॉर एनर्जी के द्वारा चलाया जा रहा है। आप ये चीज़ याद रख सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रेज एक इनिशिएटिव है, ये किसके द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा, बोल देंगे EESL या WHO यहाँ पे डाल देंगे या मैत्री। तो ये सारी चीज़ें आप एलिमिनेट कर पाएंगे अगर सही से आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। दोस्तों, मैं जो लेक्चर बनाता हूँ ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि जो UPSC कैंडिडेट्स हैं, SSC के जो स्टूडेंट्स हैं जो SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर वो जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं के लिए रेलेवेंट है। ये हर वो कैंडिडेट या हर वो एक अवेयर सिटीज़न जो भी करंट से अपने आप को अपडेट रखना चाहता है वो इस लेक्चर को देख सकता है और अपने आप को एक जो करंट के अकॉर्डिंग अपडेट करके रख सकता है। तो सभी लोग देख सकते हैं। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है 3D मैप ऑफ यूनिवर्स की। मतलब आप देखेंगे जो यूनिवर्स है उसका एक 3D मैप बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे जो सबसे अब तक का बोला जा रहा है कि लार्जेस्ट मैप है यूनिवर्स का, जिसमें 4 मिलियन मतलब आप देखिए 40 लाख गैलेक्सीज हैं। और इसमें अल्ट्रा वायलेट एनर्जी पैक्ड क्वासर्स हैं, जिसे एक इस टोटल मैप को रिलीज़ किया गया। इस मैप में अगर आप देखेंगे ऑब्जर्वेशंस की गई जो सोलन डिजिटल स्काई सर्वे है उसके द्वारा, इसमें एक्सटेंडेड बारियन ऑसिलेशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे किया गया, EBOS जिसे आप बोलते हैं। डेटा को कलेक्ट किया गया ऑप्टिकल टेलीस्कोप के द्वारा न्यू मैक्सिको के अंदर पिछले 6 साल से ज़्यादा के टाइम से ये डाटा कंटिन्यूसली कलेक्ट किया जा रहा था। और फाइनली ये आपको पिक्चर देखने को मिली यूनिवर्स की जो नई निकल के आई। इसमें आप देखेंगे जो मैप है ये शो करता है, ये जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का
का ये बिगनिंग तब ये जो टोटल स्ट्रक्चर इसमें यूनिवर्स का देखने को मिल रहा है ये 380,000 ईयर्स ओल्ड है। तो ये एक याद रख सकते हैं कि जो 3D मैप ऑफ यूनिवर्स किसके द्वारा बनाया गया, या फिर इसमें जो भी चीज़ें हैं ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। यहाँ पे भी बात की जा रही है सोलर ऑर्बिटर मिशन की। ये एक जॉइंट मिशन है नासा और ईएसए। नासा है अमेरिका का स्पेस एजेंसी और ईएसए है जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है। ये दोनों अर्थ के जो क्लोजेस्ट स्टार है, जिसे आप सन बोलते हैं, जिससे हमें सारी अपनी एनर्जी मिलती है, फोटोसिंथेसिस होती है और सारी चीज़ें हमें एनर्जी मिलती है। तो ये सारी जो इसकी स्टडी करने के लिए ये बेसिकली मिशन है। इसमें आप देखेंगे कैंप फायर्स, वो बोला गया है कि कैंप फायर्स जो है बिलियन टाइम्स छोटे हैं सोलर फ्लेयर से। आप अगर कंपेयर करेंगे तो इन इमेजेस जो मिशन में इस सोलर ऑर्बिटर मिशन के द्वारा सेंड की गई, इससे ये स्टडी में पता चला गया। ये जो कैंप फायर्स हैं ये बेसिकली आप देखेंगे मिनी एक्सप्लोजर्स हैं जिन्हें नैनो फ्लेयर्स बोला जाता है। ये जो नैनो फ्लेयर्स हैं इनकी जो थ्योरी है वो हमें हेल्प करती है कि हम सन के जो आउटर लेयर जिसे हम कोरोना बोलते हैं, कोरोना ये वो वाला नहीं कोरोना जो आप पढ़ते हैं कोरोना वायरस, वो नहीं है। ये कोरोना की जो सन का जो आउटर लेयर है, जैसे अर्थ की आउटर लेयर को आप बोलते हैं कि कोर मेंटल क्रस्ट, वैसे ही सन की जो आउटर लेयर है उसे आप बोलते हैं कोरोना। तो इसे बोला गया कि ये 300 गुना ज़्यादा आप इसको बोलेंगे हॉटर है, गर्म है। अगर आप सोलर सरफेस से इसे कंपेयर करेंगे तो यह आप एक आइडिया रख सकते हैं सोलर ऑर्बिटर के द्वारा ये किसका जो इनिशिएटिव है, किसके द्वारा ये मिशन लॉन्च किया। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट यही बन जाता है कि नासा और ईएसए के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया गया था। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है टी सेल्स के बारे में। साइंटिस्ट ने अभी एक टी सेल इम्यूनिटी डिस्कवर करी है जिसमें SARS-CoV-2 ये वही वायरस है दोस्तों जिससे कोविड-19 बीमारी जो होती है वो लोगों के, आप देखते हैं इतने सारे लोगों को जो कोरोना वायरस होता है, कोरोना वायरस होने के पीछे जो वायरस इन्वॉल्व है वो है ये कोरोना वायरस। क्योंकि आप देखेंगे अगर 10 लोग हैं कोरोना वायरस के बारे में आप क्वेश्चन पूछेंगे और उन सब से पूछेंगे कि किस वजह से बीमारी होती है कोरोना वायरस, तो वो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 10 में से कम 6 लोग ये चीज़ नहीं बता पाएंगे, वायरस का नाम नहीं बता पाएंगे कि ये SARS-CoV-2 है, सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। तो ये इस वायरस का नाम है। आप बिल्कुल इसे बाय हार्ट कर लीजिए क्योंकि वन डे एग्जाम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें आप देखिए कि जो कोविड पेशेंट्स हैं इसमें इसको हेल्प मिलती है, जो कोविड पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए इन टी सेल्स की इम्यूनिटी की हेल्प से। आप देखेंगे जो कुछ इंडिविजुअल्स है ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग SARS-CoV-2 की इम्यूनिटी इसमें पाई गई है। आप देखेंगे जब कोरोना वायरस किसी को हो जाता है तो अगर उसकी इम्यूनिटी मजबूत है तो वो इस वायरस से फाइट कर लेता है, लेकिन अगर वहीं उसकी जो इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आप देखेंगे तो जो वायरस है ये इसकी इम्यूनिटी की पावर को तोड़ के शरीर के अंदर घुसता है और उसको अपनी चपेट में ले लेता है। तो यही बात बोली गई है कि बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी ये प्री एग्जिस्टिंग SARS-CoV-2 इम्यूनिटी पाई गई है। तो ये आप एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च बोल सकते हैं जो कि साइंटिस्ट के द्वारा की गई। इसमें एक्सप्लोर किया गया कि कैसे कुछ इंडिविजुअल्स को हेल्प मिलती है, ज़्यादा अच्छे से वो इन्फेक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आप देखेंगे अगर नॉर्मली एक कोरोना पेशेंट है, उसके कोई बीमारी नहीं है, तो वो आप देखेंगे जल्दी रिकवर हो जाता है, जल्दी ठीक होकर घर आ जाता है। लेकिन वहीं अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ जो एक बुजुर्ग है या फिर जिसकी मान लीजिए किडनी का कुछ प्रॉब्लम है या फिर हार्ट का कुछ प्रॉब्लम है, उसको अगर यही बीमारी होती तो वो जल्दी रिकवर नहीं कर पाता है। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है। आप समझ सकते हैं जो टी सेल्स होती हैं वो एक तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं ह्यूमन इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम के अंदर, जो कि वायरल इन्फेक्शन से लड़ती हैं और हमारी बॉडी को जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उससे बचाती हैं और उन इन्फेक्टेड सेल्स को मारती हैं। तो ये चीज़ आप टी सेल्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं कि टी सेल्स का क्या काम है। यहाँ पे बात की जा रही है मालाबार एक्सरसाइज GS2 गवर्नर इंटरनेशनल रिलेशंस का एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये याद रख सकते हैं इंडिया ने अभी ऑस्ट्रेलिया को इस जो ट्राइलेटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइज है इसमें ऐड करने की बात की है और जापान और US से इस बारे में डिस्कशन चल रहा है। जो हमारे बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है वहाँ पे ये जो मालाबार एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। अभी ये वाला जो रीजन है आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे US जापान तो इंडिया
यूएस, जापान, इंडिया, ये तो तीनों ऑलरेडी पार्ट हैं, लेकिन इसी में ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करने की बात की जा रही है। अगर ये ग्रुप कंप्लीट हो जाता है तो हमारे देश में जो क्वाड ग्रुप है ये पूरा पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा इस पूरे मालाबार एक्सरसाइज में। ऑस्ट्रेलिया अगर इसे ज्वाइन करेगा तो पहली ऐसी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल होगी जिसमें सारे क्वाड मेंबर्स होंगे। क्वाड मेंबर्स कौन से होते हैं दोस्तों? क्वाड मेंबर्स में आप देखेंगे जो 4 देशों का ये ग्रुप है, सबसे पहले इसमें इंडिया है, आप देखेंगे, उसके बाद यूएस है, उसके बाद जापान है, और इसमें है ऑस्ट्रेलिया। तो इस पूरे जो क्वाड ग्रुप के अंदर ये कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में अपना जो नेवी का इंटरफेरेंस है वो लेके चलना है, उस बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडो चाइना जो रिलेशंस हैं वो इसमें जो अभी देखने को मिलेगा कि उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, क्योंकि अगर चाइना ऑस्ट्रेलिया ज्वाइन करता है इस मालाबार एक्सरसाइज को तो चाइना काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम में आता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे चाइना को इस पूरे रीजन में एक जो उसका आधिपत्य था उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए ये एक बड़ी एक्सरसाइज होगी, जिसमें यूएस का भी काफ़ी ज़्यादा एक उसका फ़ायदा जुड़ा हुआ है। इस वजह से आप देखेंगे इंडिया का जो इंटेंशन है ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करने का मालाबार एक्सरसाइज में वो यही है कि वो कहीं ना कहीं चाइना को इससे काउंटर कर पाए। जैसे वो नॉर्थ से रशिया को लेके आ रहा है वैसे ही वो साउथ से ऑस्ट्रेलिया को लेके आ रहा है, और इस पूरे जो इसे बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, जो मैंने अभी आपको बताया, इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक अपना बोलबाला बनाना चाहता है, यही आप समझ सकते हैं, जिससे कि चाइना जो बार बार अपनी जो उंगली करता रहता है, जो बदतमीजी करता रहता है अक्सर, वो उससे बाज आ सके। आप देखेंगे चाइना जो है ऑस्ट्रेलिया और मालाबार एक्सरसाइज में काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से चाइना के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आप देखेंगे ये जो एक सिग्नल है जिससे कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल डिफेंसिवनेस है वो उसमें शिफ्ट देखने को मिलेगा, और अब हमें एक अलायंस जो इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिल के देखने को मिलेगा, उससे चाइना काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंडिया को काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है चाइना से, क्योंकि चाइना अक्सर आप देखेंगे कि इतना एग्रेसिव नहीं रहा है ईस्टर्न इंडियन ओशन। जो ईस्टर्न इंडियन ओशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो ईस्टर्न इंडियन ओशन है ये पार्ट ईस्टर्न इंडियन ओशन का आता है, इसे आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अभी चाइना का इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिला, जिस वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, और यही रीज़न है कि चाइना को हर वो जगह आप देखेंगे कि जहाँ पे भी उसे लगता है कि किसी भी कोई ग्रुप देशों का या फिर किसी कंट्री का उस समुद्र में या फिर उस एरिया में, मैरीटाइम एरिया में अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस होता है तो वो वहाँ पे तुरंत दखल अंदाजी करता है। तो ये सारी चीज़ों से बचना होगा इंडिया को, ऑस्ट्रेलिया को अब जगह देने के लिए इस मालाबार एक्सरसाइज में। अगर आप देखेंगे कि हमारा जो इंडियन ओशन के अंदर एक प्रेजेंस है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हमारा जो एक आधिपत्य है इंडियन ओशन के अंदर, आप देखेंगे जो चाइना है, चाइना को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया से यही प्रॉब्लम है कि इस पूरे रीजन को इंडो पैसिफिक रीजन क्यों बोलते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे पहले नाम आता है इंडो, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा चाइना चिढ़ता है, और दूसरी चीज़ इसको बोलता है कि इसे आप एशिया पैसिफिक रीजन क्यों नहीं बोलते। तो यूएस इसे कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करने के लिए उसने इंडो पैसिफिक इसको नाम दिया, और यही कारण है कि काफ़ी ज़्यादा चाइना इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम में दिखाई देता है। चाइना की जो नेवी है अभी, चाइना की नेवी ने इंडियन ओशन में इतना ज़्यादा एक अपना जो इंटरफेरेंस नहीं दिखाया, एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपको कुछ ही एक हम्बन टोटा पोर्ट है श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे उसका इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, और कुछ मेजर जो इंटरफेरेंस है वो नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरीके आप देखेंगे इंडियन नेवी है उसको केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है कि कहीं चाइना फ्यूचर में ईस्टर्न इंडियन ओशन में कहीं अपने नेवी ड्रिल्स ना करे, जिससे कि इंडिया को प्रॉब्लम हो और उसकी सोवरेनिटी को खतरा बने। तो ये आप समझ सकते हैं इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि वो आने वाले टाइम में अपने जो चाइना के साथ रिलेशन है उनको ज़्यादा अच्छे लेवल पे रख के, क्योंकि हमारे जो गालवान के इशू के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलेशन लो लेवल पे आ चुके हैं। जब से हमारे 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए तब से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ बने। आप देखेंगे अगर लॉन्ग टर्म गेंस के बारे में, तो जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव है यूएस के लिए और दूसरे पैसिफिक पार्टनर्स के लिए, ये जो है कि यहाँ पे रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। मतलब रूल बेस्ड ऑर्डर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं इंडिया के अंदर, यूएस के अंदर, जापान के अंदर, और जो पैसिफिक कंट्रीज जो जिसमें आप आसियान कंट्रीज आती हैं, वहाँ पे
एक डेमोक्रेटिक वे से आया डिसीजन उसको इम्प्लीमेंट करा जाए, ऐसा इसके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे इंडिया के लिए अगर काउंटर को इंडिया चाइना को काउंटर करना है नेवल प्रेजेंस में, तो इंडियन ओशन में उसे चाहिए कि वो स्ट्रेटेजिक अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बढ़ाए और अपना एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा सके इंडो पैसिफिक रीजन में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया को आप बोल सकते हैं इंडिया माइट ऑल्सो बी ड्रैग्ड इनटू द सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ एशिया पैसिफिक। जैसे कि अगर आप देखेंगे इंडिया को बोला जा सकता है यूएस कि वो यूएस नेवी को हेल्प करे साउथ चाइना सी में जो उसका इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे जो ड्रिल्स करने के लिए यूएस काफ़ी ज़्यादा बेताब रहता है। यूएस का जो साउथ चाइना सी में अक्सर आपको इशू मैंने बताया पिछले कई लेक्चर में, जो 9 डैश लाइन है और जो साउथ चाइना सी में जिससे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं वियतनाम, मलेशिया और दूसरे कंट्रीज़ में, वहाँ पे यूएस कहीं ना कहीं इंडिया को यूज़ कर सकता है। तो इंडिया को अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है कि वो कितना सपोर्ट करे यूएस को। साथ में आप देखेंगे जो यूएस को स्ट्रैटेजिक नेवल टेक्नोलॉजी है उसको जो प्रॉपरली इंडिया को ट्रांसफ़र करे, जिससे कि इंडिया को हेल्प मिले कि वो रिस्ट्रिक्ट करे कोई भी जो मूवमेंट है इंडियन नेवी का, और एक डेटरेंस क्रिएट कर सके। डेटरेंस मीन्स आप देखेंगे कि एक डर वाला माहौल क्रिएट कर सके, जिससे कि जो चाइना है वो इंडिया की तरफ आंख उठा के ना देखे। इससे आप देखेंगे जो क्वाड मेंबर्स हैं वो दे डोंट परसीव चाइना थ्रेट, उनको चाइना के थ्रेट से कोई लेना देना नहीं है इंडियन ओशन रीजन के अंदर, क्योंकि उनका जो बेसिक चैलेंजेस हैं वो पैसिफिक रीजन में है। पैसिफिक रीजन में आपको देखने को मिलेगा कि जो साउथ चाइना सी है, येलो सी है, जो जापान और उसके बाद आसियान नेशंस हैं, उन सब बीच के साथ, उन सब कंट्रीज़ के साथ जो उसके टेरिटोरियल और जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के डिस्प्यूट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि पार्टनरशिप विदाउट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को अगर नहीं होता है, मतलब यूएस के साथ हम जो ड्रिल्स कर रहे हैं उसमें अगर टेक्नोलॉजी नहीं आ रही हमारे देश में, तो ये इंडिया को लॉन्ग टाइम इंटरेस्ट नहीं देगा, मतलब लॉन्ग टाइम फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है। अगर कुछ वे फॉरवर्ड देखें तो इंडिया को चाहिए कि हमें अपनी जो डिफरेंस कैपेबिलिटीज़ हैं इनके बिना इंडियन नेवी या नेवल पार्टनरशिप को नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे चाइना कहीं ना कहीं एक आप बोल सकते हैं ना कि कुत्ते को एक कंकड़ मारने जैसा है और चाइना फुदक के इधर आ जाएगा। तो यही बात बोली जा रही है। एक मोटे अगर इजी वे में मैं आपको समझाऊं तो इंडिया को चाहिए कि वो कॉस्ट बेनिफिट एक्सरसाइज करे और देखे कि वो उस एक्सरसाइज से उसे मिनिमम नुकसान हो और मैक्सिमम फ़ायदा हो। ऐसा ना हो कि वो जो ऑस्ट्रेलिया और जो चाइना और ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान के साथ मिल के वो अपने लिए एक दूसरा इशू बना ले। तो यूएस को उतना ही सपोर्ट करे जितना कि वो बैलेंस कर सके चाइना को, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है इटोलीजुमैब, ये एक दवा है जो कि बनाई गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी इसे अलाउ किया कि जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है इनको यूज़ किया जा सकेगा साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम के लिए, जिससे कि जो मॉडरेट और सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, सबसे पहले तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं दोस्तों? एंटीबॉडीज़ वो होती हैं जो जब भी हमारे शरीर में कोई वायरस अटैक करता है तो उस वायरस से बचने के लिए हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उस वायरस को अटैक करती हैं और उस वायरस को मार गिराती हैं, और इसी वजह से हमारी बॉडी कंटिन्यूसली बची रहती है। इट इज़ वेरी मच सिमिलर, जैसे मैं आपको चाइना का ही एग्जांपल दे के बताऊँ कि जैसे ये चाइना है, अगर चाइना के बॉर्डर्स पे इंडिया ने चारों तरफ से, नेपाल के साइड से, उसके बाद जो लद्दाख के साइड से, अरुणाचल के साइड से, हर जगह से हमला कर दिया, अगर चाइना की आर्मी कमज़ोर है तो ये तो घुस जाएगी इंडिया की जो आर्मी है चाइना के अंदर। लेकिन अगर इनकी इम्यूनिटी जिसे आप बोलते हैं, जैसे टी सेल्स मैंने आपको बताया, अगर इम्यूनिटी मतलब इनकी चाइना की आर्मी मजबूत है तो हमारे जो देश के जवान हैं उनको मार के बाहर भगा देंगे। तो ये ऐसा ही कुछ है कि कितनी मजबूत है हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, जिससे कि हम जो इस वायरस से लड़ सकें। तो यहाँ पे बात की जा रही है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्लोन करके लैब के अंदर बनाई जाती हैं, जिसमें एंटीबॉडीज़ को मिमिक किया जाता है, मतलब लैब के अंदर एंटीबॉडीज़ की ही तरह एंटीबॉडी बनाई जाती हैं। उसके बाद उससे जो है इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। जो भी पेशेंट कोविड-19 से सफ़र कर रहा है उसकी बॉडी में ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है एंटीबॉडीज़ का, और वो फिर बॉडी
रिकवर करने लगती हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं वो नॉर्मली प्रेजेंट होती हैं ब्लड सीरम के अंदर। एंटीबॉडी जो होती हैं जो बाइंड करती हैं एंटीजेंस को फ्रैगमेंट्स के अंदर में, जिससे कि इन्फेक्शियस वायरस को डिस्ट्रॉय किया जा सके और उसके एक्शन को ब्लॉक किया जा सके। आप ये समझ सकते हैं। कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा क्या होता है? कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा आप देखा होगा, जैसे कि एक नॉर्मल कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट है, ये कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से जब उसकी बॉडी के अंदर इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती हैं और फिर वो पूरी तरीके रिकवर हो जाता है, तब उसके प्लाज्मा को ले लिया जाता है और वो प्लाज्मा दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसकी बॉडी में तो ऑलरेडी एंटीबॉडी है, अब यही एंटीबॉडी अगर इसकी बॉडी में भी आ जाएगी तो ये भी जो SARS-CoV-2 वायरस है इससे फाइट कर सकेगा और जल्दी रिकवर कर जाएगा। दिल्ली में इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया और काफ़ी ज़्यादा फायदे भी देखने को मिले। वैसे ही और दूसरे स्टेट्स में भी इसे यूज़ किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी बात थी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की। उसके बाद आप देखेंगे मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा से इसे कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल एक ईजी वे में समझाता हूँ। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा ये दोनों एक ही जैसे तरीके हैं किसी भी पर्सन को जो कोरोना वायरस से ट्रीट करने के लिए, लेकिन मोनोक्लोनल में ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये लैब में क्रिएट करी जाती हैं और जो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा है ये फिजिकली जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे ये बॉडीज़ लेके फिर दूसरे पर्सन में इंजेक्ट करी जाती हैं। तो ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जो मोनल क्लोनल बॉडी हैं उन्हें बेसिकली जो उनका जो इफ़ेक्ट है वो आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप मान लीजिए किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन है तो उसको कम एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, अगर किसी को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो उसे ज़्यादा एंटीबॉडी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा में इसमें सबको एक बराबर लेवल में एंटीबॉडीज चली जाती हैं, फिर कई बार उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। तो यही बात यहाँ पर समझाई गई है। अक्यूट जो सेरोसिस और कोविड 19 यहाँ पे बात की जा रही है इसकी ऑन जो 10 कोविड 19 पेशेंट्स हैं उनके अंदर जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स होते हैं वो अगर आप देखेंगे एज और मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से तो इसमें ऑब्जर्व किया गया है कि जो ज़्यादातर जो लोग मरे हैं कोरोना वायरस की वजह से, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो विक्टिम्स रहे हैं साइटोकिन स्टॉर्म की। यही मैं अभी आपको बता रहा था कि एज पर यूज़ एंटीबॉडी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आप दे सकते कि आप बहुत ज़्यादा, अगर मान लीजिए ये वैसे ही है कि आप जो चाइना बॉर्डर है बहुत ज़्यादा आप आर्मी में जो वहाँ चाइनीज़ आर्मी अपनी डिप्लॉय कर दे और फिर वहाँ ज़रूरत ना हो उस चीज़ की उतनी, तो करेगी क्या वहाँ की आर्मी? वो इंडिया के सैनिकों से लड़ती रहेगी और इंडिया में ज़्यादा घुसती हुई चली आएगी। तो ये ऐसा ही है और इस वजह से एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। ऐसा ही नुकसान हमारी बॉडी में भी देखने को मिलता है जब ये साइटोकिन स्टॉर्म आता है। इम्यून सिस्टम इसमें ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है जितनी रिक्वायर्ड हो। तो साइटोकिन स्टॉर्म जो है आप देखेंगे कि इट इज़ ऑल्सो एन एंटी इम्यून डिजीज़, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। साइटोकिन जो है वो एक जो इन्फ्लेशन हो गया, इंजरी हो गई लंग सेल्स के अंदर या फिर अदर ऑर्गन्स के अंदर, उनको ज़्यादा बीमार बना सकता है, उनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उनको बेसिकली यूज़ किया जाता है सोरोसिस को कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक इम्यून सिस्टम को ब्लॉक करता है CD6 रिसेप्टर्स के द्वारा। इसमें देखेंगे जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से यूज़ किया जाता है जिससे कि जो कोविड 19 के पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट किया जा सके और इसी वजह से इसे DGCI के द्वारा अप्रूवल दिया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे एफिकेसी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। इटोलिजुमैब ये जो ड्रग है इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है अच्छे से कि हम इसको ट्रीट कर सकें कोविड 19 के पेशेंट्स को, लेकिन अभी तक इसका कोई कंक्लूसिव डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं हुआ है कि हाँ एग्जैक्ट कितना फ़ायदा ये कर रहा है, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद इसे सिर्फ तभी अप्रूव किया जाता है जब वहाँ पे कोई इमरजेंसी यूज़ हो, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम हो, तभी इमरजेंसी सिचुएशन में इसे यूज़ करने के लिए सलाह दी जाती है। तो ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये GS2 गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है? आपकी राइट्स, जो बीइंग अ कंज्यूमर, जो भी चीज़ आप मार्केट से खरीदते हैं, तो जो भी चीज़ें आप खरीद के लाते हैं उसके लिए आपको कुछ एक राइट्स होती हैं कि मान लीजिए आप मार्केट से कोई ब्रिटानिया का बिस्किट लेके आए, उसके अंदर कीड़े निकल आए, तो ये आपकी राइट है कि आप जाके उस कोर्ट में जाके उस कंपनी पे क्लेम कर सकें और उसका नुकसान जो उससे आपको भरपाई है वो कंपनी करेगी। तो यही बात बोली जा रही है कि आपको अपनी राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और इन्हीं राइट्स को अच्छे से और
कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये एम्पावर करता है कंज्यूमर्स को, जिससे कि वो अपनी राइट्स को इंश्योर कर सके। इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है। ये एक्ट हेल्प करता है कि ये जो राइट्स हैं कंज्यूमर्स की वो इंश्योर करी जा सके, और इसमें जो सेफ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सकें कंज्यूमर्स को। ये एक ऑर्डर है जिसमें कि आपको देखेंगे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को और जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स हैं, इन सब से आपको एक हेल्प मिलती है, बचाव होता है, जिससे कि आपको कोई भी गलत चीज़ ना पकड़ा दी जाए। इसमें जो पेनल्टीज़ हैं, मतलब बहुत सारे आपको जुर्माने जिसे बोलते हैं, जुर्माना लगता है, जिससे कि अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो गलत चीज़ आपको बेच रहा है तो उसको उस पर ज़्यादा एक पेनल्टी लगाई जाएगी, जो मैंने अभी आपको बताया। सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, ये मतलब जैसे अगर कुछ आपको किसी प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए जो एक रेजोल्यूशन प्रोसेस है वहाँ पे जाइए, आपको जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं आप सुनी जाएंगी, उस प्रोडक्ट के जो इशू हैं वो सुने जाएंगे, और उससे अगर आपको नुकसान हुआ तो आपको उसके जो एवज में जो नुकसान हुआ वो पैसा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये प्रमोट करता है ईज ऑफ अप्रोचिंग कंज्यूमर कमीशंस बाय कंज्यूमर्स बाय फैसिलिटेटिंग, मतलब इसमें आपको अगर देखेंगे तो इसमें अगर कोई कुछ कंज्यूमर राइट वायलेशन हुआ है तो आप घर से ही इसको फाइल कर सकते हैं, ई फाइल कर सकते हैं, इंटरनेट से बैठे बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। जो भी अगर कोई कोर्ट में सुनवाई हो रही है या फिर कहीं पे भी आपकी बात सुनी जा रही है, मान लीजिए किसी कंपनी हेड से ही बात करनी है, अगर कुछ प्रोडक्ट का इशू है तो डायरेक्टली आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से उससे बात कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखेंगे मीडिएशन मीन्स बीच बचाओ मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें जो डिस्प्यूट जिसने प्रोडक्ट लिया है और जिसने प्रोडक्ट बेचा है उसके बीच में एक संवाद बना रहे, उससे जो भी बात होगी उससे वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, वही बात मीडिएशन की करी जा रही है कि अर्ली सेटलमेंट हो सके, और जो कंज्यूमर कमीशंस हैं उनको जल्दी से जल्दी डिसीजन देने में हेल्प मिले। जो पैनल ऑफ मीडिएटर्स हैं उन्हें सिलेक्ट किया जाता है, सिलेक्ट कमेटी, जिसमें कि प्रेसिडेंट और मेंबर ऑफ कंज्यूमर कमीशन बैठते हैं। इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है कि वो अपील जो है वो ना कर सके, जिससे कि सेटलमेंट हो सके मीडिएशन के थ्रू। आप मीडिएशन से ही सेटलमेंट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की लायबिलिटी के बारे में बात की जा रही है कि कैसा प्रोडक्ट है, जो मैन्युफैक्चरर वो प्रोडक्ट आपको बेच रहा है वो प्रॉपर आपको जो चीज़ बोली है उसने वो चीज़ है कि नहीं उसमें, ये सारी जो राइट्स हैं वो इंश्योर करी जाएंगी। या फिर कोई उसकी वजह से आपको इंजरी हो गई या कोई आपको डैमेज हो गया, जैसे अभी मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, ऐसे ही जॉनसन एंड जॉनसन का केस था जिसमें जो हिप रिप्लेसमेंट होता है वहाँ पे एक केमिकल होता है जिसे आप बोलते हैं क्रोमियम की वजह, जब वो हिप रिप्लेसमेंट होता था तो वहाँ से वो क्रोमियम जो है वो डिस्चार्ज होता था, जिसकी वजह से लोगों की जो हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता था। और इसी वजह से जॉनसन एंड जॉनसन पे कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन के एक्ट के तहत केस किया गया, और फिर उसके बाद उसने सभी को एक डेफिनिट अमाउंट में पैसा प्रोवाइड किया एज अ कंपनसेशन। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं इसको कि बेसिस ऑन प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन हो सकता है कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर डिज़ाइन डिफेक्ट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशंस की कोई इशू है, या फिर कोई आप देखेंगे जो वारंटी है उससे रिलेटेड कोई इशू है, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से उसमें सर्विस नहीं प्रोवाइड करी गई है, या फिर कोई प्रोडक्ट इम्परफेक्ट है या डेफिशिएंट है उस क्वालिटी से। ई कॉमर्स जो होती हैं, जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सारी जो कंपनियां होती हैं ये जो अपने प्रोडक्ट बेचती हैं, इसमें अगर कोई वो अनफेयर ट्रेड करती हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे तो उसे कवर किया जाएगा इस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। उसके बाद आप देखेंगे जो ई कॉमर्स एंटिटी है उसे चाहिए कि वो सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से प्रोवाइड करे, जैसे कि रिटर्न से रिलेटेड, रिफंड से रिलेटेड, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ों में, और जो ओरिजिन ऑफ कंट्री है वो बताए। तो अभी आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उसे वापस करने में काफ़ी ज़्यादा इशूज़ देखने को मिलते थे, लेकिन आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आने की वजह से अब ये सारे इशूज़ आपको रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। ये चीज़ आप एक आइडिया रख सकते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी कि जो कंज्यूमर है उसके जो इन्फॉर्म्ड डिसीजन है प्री परचेज स्टेज, उनको प्रॉपरली इंश्योर किया जा सके।
उसके बाद अच्छा आप यहाँ पे देखिए रेलवेज प्राइवेटाइजेशन, ये बहुत ज़्यादा एक न्यूज़ में है। क्योंकि आप देखेंगे रेलवेज को जिस तरीके से प्राइवेटाइज किया जा रहा है, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, आईओसीएल जो रत्ना जो कंपनीज हैं, नवरत्न जिन्हें आप बोलते हैं, वो ऐसी ऐसी कंपनीज को जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इसकी वजह से एक ह्यूज प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। जो इन संस्थाओं में काम करने वाले लोग हैं, लेट इट बी रेलवे, एयर इंडिया या फिर आईओसीएल, क्योंकि ये सब ह्यूज प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं। और इसमें प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आप ये समझिए कि प्राइवेट जितना भी काम प्राइवेटाइजेशन काम प्राइवेट एंटिटीज़ करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए करती हैं। उन्हें किसी का हित नहीं समझ आता, उन्हें किसी के इश्यूज नहीं समझ आते, उन्हें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, और उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए वो किसी भी हद तक जाती हैं। तो बेसिक चीज़ तो आप प्राइवेटाइजेशन की ये समझिए। उसके बाद जो यहाँ रेलवेज को प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये आप देखिए यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो जो कुछ जो सर्विसेज हैं जैसे कि मेंटेनेंस, ऑपरेशन और वेलफेयर से रिलेटेड, उनको प्राइवेटाइज करेगी। और इसी बारे में आपको कमेंट करके बताना है, या फिर आपको इससे रिलेटेड एक आंसर लिखना है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 250 से 200 से 250 वर्ड्स के बीच में लिख सकते हैं, या फिर एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नॉर्मल एक 100 टू 150 वर्ड्स, या पीएससी की प्रिपरेशन किसी भी लोकल सर्विस कमीशन की बात करें तो वहाँ पे भी, क्योंकि हर जगह आपको आंसर राइटिंग आजकल लिखने के लिए आती है, लेट इट बी ऐसे, लेट इट बी अ क्वेश्चन, कहीं पे भी अगर इससे आपको सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आप अपना जो आंसर राइटिंग है उसको एम्फोसाइज कर सकें। तो ये क्वेश्चन है, इसका आप आंसर मेरे जो यूट्यूब है वहाँ पे कमेंट में जाके लिख सकते हैं, या फिर जो फेसबुक का मेरा पेज है आयस सूत्रा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है इस वीडियो के नीचे, वहाँ से, या फिर ग्रुप आयस सूत्रा, वहाँ पे भी आप जाके उस पर लिख सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं अपना आंसर। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्या है, मतलब क्यों इंडियन जो रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन क्यों किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए रीजंस फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को क्यों किया जा रहा है। तो इसमें बोला गया है सरकार के द्वारा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो लेटेस्ट बिल्कुल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जो मेंटेनेंस जैसी चीज़ें हैं उनको उसको ओवरकम किया जाएगा। इससे ट्रांजिट टाइम, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने का जो टाइम है उसको कम किया जाएगा। उसके बाद जॉब क्रिएशन सबसे ज़्यादा, हालांकि रेलवे ही जॉब प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें और ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, ऐसा बोला जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के थ्रू, कि प्राइवेटाइज करेंगे तो ज़्यादा जॉब होंगी। लेकिन जो जॉब होगी ये तो होगी तो ना प्राइवेट ही। अगर प्राइवेट, जैसे आप देखेंगे अगर प्राइवेट कंपनी में आप जो जॉब करते हैं तो वहाँ बहुत सारे आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो एक बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको मिलते हैं, ये बात है। उसके बाद आप देखेंगे जो इसकी सेफ्टी है, जो रेलवे में सेफ्टी इश्यूज़ हैं, जैसे आप देखते हैं बहुत बार ट्रेनें लड़ जाती हैं आपस में, बहुत ज़्यादा लोगों की जान माल का नुकसान हो जाता है, ट्रेनें पलट जाती हैं। तो ये सारी सेफ्टी जो है वो इंश्योर करी जाएगी प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। उसके बाद वर्ल्ड क्लास ट्रेवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जाएगा पैसेंजर्स को। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि हमारी रेलवेज़ अगर आप देखेंगे, इंडियन रेलवेज़ वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की नहीं है। आप अगर कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाएंगे, वहाँ पे यूरोप में इटली, फ्रांस, यूके, या फिर अमेरिका में, या फिर कनाडा में, वहाँ पे ट्रेन जो है रेलवेज़ में उन्हें बहुत ही हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और बहुत ही एक नीट और हाइजीनिक सिस्टम से उन्हें ऑपरेट किया जाता है। तो ये सारा जो है हमारे टूरिज़्म पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता था, तो उस वजह से ये सारे काम किए जा रहे हैं। इसका अगर थोड़ा सा हम क्रिटिकल एनालिसिस करें तो यहाँ पे देखेंगे जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो, उनको ये अलाउ किया गया कि वो अपने जो फेयर्स हैं, मतलब जो किराया है उसे अपना अलाउ वो फिक्स कर सके अपने हिसाब से, और इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इससे नुकसान सबसे ज़्यादा किसको होगा? एक आम आदमी, एक आम जनता, जो एक गरीब आदमी ट्रेवल करता है जनरल क्लास में, स्लीपर क्लास में, उसे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसे इन सुविधाओं के नाम पे उनसे बहुत बड़ा अमाउंट लिया जाएगा। मान लीजिए दिल्ली तक जाने के लिए रिजर्वेशन आपको ऐसे नॉर्मली 700 1000 रुपये कानपुर से दिल्ली जाने को मिलता है, तो आप अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो इसी के लिए आपको 2000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो कहाँ से एक गरीब आदमी पे कर पाएगा? इसमें तो फिर वही ट्रेवल करेंगे ना जो जिनकी अच्छी जॉब है, अच्छी जिनकी सैलरी है, तो बिजनेसमैन है, ये सब
उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉमन ट्रैवल फैसिलिटीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाएगा, उसी के एवज में इतना पैसा लिया जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे जो कोचेज़ हैं उनको जो ओन किया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रू ओन्ड बाय गवर्नमेंट, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन अनफॉर्चुनेट और इवेंट इज़ डिफ़िकल्ट। तो जो भी अनफॉर्चुनेट कोई इशू हो जाता है तो वो सारी चीज़ों में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनका कोई ज़्यादा आप देखेंगे कि इसमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे जो सरकार का ही अल्टीमेटली नुकसान होने वाला है। कोचेज़ जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया, वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारी जो कोच हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के नहीं है, इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। जो ग्लोबल लीडर्स हैं, जैसे कि आपने देखा वंदे भारत और जो डबल इंजन ट्रेन्स हैं या फिर डबल डेकर ट्रेन है, ये सारी जो ट्रेन हैं इनको लाने के लिए हमें एक इंटरनेशनल जो लेवल पे जो ट्रेनें चल रही हैं वहाँ की जो कंपनी जो जो कोचेज़ बना रही हैं उनसे जो वहाँ से टेक्नोलॉजी लाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम भी उसी लेवल की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकें जो अपने कंज्यूमर्स हैं। मेंटेनेंस की, उसके बाद आप देखेंगे जो यार्ड फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों को प्रॉपरली इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है, अच्छे से मेंटेन करने की ज़रूरत है कि हम प्लान करें कि जो हमारी जो 160 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है उसे अचीव करें। और इसके लिए क्या ज़रूरत है, सबसे बड़ी चीज़ वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। जैसे कि आप देखेंगे कोई ट्रैक बिछाना है, अच्छा बताइए रेलवे ट्रैक हमारे देश में कितने किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, तो वो आप बता सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो ट्रैक को स्ट्रेंथन करने की मजबूत ट्रैक होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में जब ट्रेन दौड़ेगी तो मजबूत ट्रैक नहीं तो पटरियाँ रेल से उखड़ जाएंगी। ट्रैक फेंसिंग की ज़रूरत है प्रॉपरली। ट्रैक को अगर आप देखेंगे नॉर्मली कोई भी ट्रैक पे आ जाता है, कोई भी जानवर या कोई भी इंसान, और ट्रेन से कट के अपनी जान दे देता है। तो अगर प्रॉपर जो रेलवे फेंसिंग होगी तो रेलवे फेंसिंग की वजह से कोई भी जानवर या कोई भी अननोन सब्सटेंस या अननोन चीज़ नहीं आ पाएगी, जिससे कि जो ट्रेन है वो तेज़ स्पीड से दौड़ सकेंगी और उनकी जो सेफ्टी है उसका भी ध्यान रखा जा सकेगा। कोई भी ट्रेन एक्सीडेंट्स आपको बड़े मेजर नहीं देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपस में कोई मान लीजिए कोई जानवर से टकरा गई तो फिर ट्रेन में नुकसान हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, बच जाएंगी। उसके बाद जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें दे आर नॉट बाउंड टू फॉलो रिजर्वेशन रेगुलेशंस इन एम्प्लॉयमेंट। जो आप देखेंगे जो अगर प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे वो जो जॉब्स प्रोवाइड करेंगे उन जॉब्स में आपको, एक मिनट, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्राइवेट प्लेयर्स अगर जो जॉब देंगे, जो भी लोगों को नौकरियां देंगे, वहाँ पे रिजर्वेशन तो लागू होगा नहीं। तो ये जो मार्जिनल सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट अब तक काम करती आई, जैसे SC ST OBC ट्राइब्स, उसके बाद आप देखेंगे EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, इन सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ। ये लोग इस जो वर्क फोर्स में है इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, जो सोशल बेनिफिट्स हैं ये नहीं मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एक डुअल रोल, एक तरीके से आप बोल सकते हैं दो तरीके का रोल, कि वो फैसिलिटेटर मतलब फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और वो पार्टिसिपेंट भी है रेलवे में। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब आप एक तरफ तो लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, जो प्राइवेट एंटिटीज़ आ रही हैं उनको कंट्रोल करके चलेंगे, दूसरा आप यहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट खुद भी वहाँ पे काम करेंगे। तो म्यूचुअल जो इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देखेंगे जो एथिक्स का पेपर आता है जिसमें GS4, उसमें आपको ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक पूरा एक डिटेल्ड चीज़ पढ़नी पड़ेगी। वो कभी बाद में फ्यूचर में डिस्कस करूँगा। वे फॉरवर्ड में अगर हम देखें क्या कुछ और करा जा सकता है, कि सरकार को चाहिए था कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको, जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जैसे कि IRCTC हैं और जो दूसरे ग्लोबल वेंचर्स हैं जो कि रेलवेज़ के साथ मिलकर काम करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास गवर्नमेंट के साथ काम करने का तरीका, उन्हें पता है कि कैसे गवर्नमेंट के साथ एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर सकते हैं। उसके आप अब देखेंगे जो इंडियन रेलवेज़ है इसके पास एक स्ट्रैटेजिक रिसोर्स है पूरे, एक आप बोल सकते हैं कितना जो रेलवे के पास जो इतना लोहा है, इतनी ज़मीन है, तो उस सारी चीज़ों को सरकार को चाहिए कि वो रेलवेज़ वो अच्छे से उसे यूज़ करे, प्रॉपरली उसे पब्लिक गुड के लिए यूज़ करे। आप देखेंगे जो इसमें ज़्यादा जो
प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी है वो उसमें आप देखेंगे मार्केट बेस्ड है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये गवर्नमेंट को नहीं एसेस करना चाहिए कि हमें ये प्रॉफिट मिल रहा है गुड्स को सप्लाई करके एक जगह से दूसरी जगह, या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल जो करवा रहे हैं हम, उस वजह से जो जस्ट एज अ प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेबिलिटी नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे जो लोगों की आप देखिए हाउ आर यू रियली कनेक्टेड टू इट। आप देखेंगे रेलवे, एक जो गरीब आदमी है, गरीब से गरीब आदमी, वो भी जनरल क्लास में ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह अफोर्डेबल रेट्स में पहुंच सकता है। उसके बाद आप देखेंगे एक हाई क्लास से भी पर्सन जो है वो अच्छे से एक फर्स्ट क्लास एसी का टिकट लेके उसी ट्रेन से पहुंचता है जिससे कि एक गरीब इंसान पहुंचता है। तो डेस्टिनेशन एक ही होती है लेकिन सर्विसेज बस अलग होती हैं। तो ऐसा ना करें कि कहीं ये सबसे ज़्यादा पुअर जो है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी का, वो मारा जाए। आप देखेंगे दिल्ली जाने वाले जो मजदूर होते हैं वो बेचारे जनरल में सफ़र करते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरल में सफ़र करते हैं, और कई बार आपको देखने को मिलेगा, कई बार उनके साथ अत्याचार होता है, वो ट्रेन उनकी टाइम पे नहीं पहुंचती जिस वजह से उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। बहुत सारे मजदूर सफोकेशन की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको सरकार को चाहिए था कि अच्छे से एड्रेस करे, और सरकार ने एक इजी सोल्यूशन ढूंढते हुए प्राइवेट एंटिटीज़ को रेलवे जो सौंपी है, हालांकि इसका एक बहुत ही फ्रैक्शनल पार्ट ही सौंपा गया है, लेकिन इट इज़ आप बोल सकते हैं कि ये एक स्टेप है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों जो रेलवे प्राइवेटाइजेशन से चीज़ें थी, आप इससे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करने का पूरा हक है आपको। कमेंट करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी इस पूरी लेक्चर की आपको PDF स्लाइड फ्री में चाहिए तो आप IS सूत्रा चैनल से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे जो ग्रुप्स के इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और जो ग्रुप्स हैं फेसबुक पे, उन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस पर जा सकते हैं और अपने आंसर वगैरह लिख सकते हैं। कुछ भी आप चाहें तो पोस्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, वंस अगेन, जय हिंद।